सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हजारों साल पुरानी एक कहानी में साइंस का एक बहुत बड़ा सिद्धांत छुपा हो? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर आज हम इसी दिलचस्प गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। लेकिन इस कमाल की थ्योरी को समझने से पहले ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और ये जानना होगा कि असल में हम अपने अतीत के बारे में कितना, या यूं कहें कि कितना कम जानते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 20 लाख साल। जी हाँ, दक्षिण अफ्रीका में जो सबसे पुराने इंसानी फॉसिल्स मिले हैं वो हमें बताते हैं कि हमारी कहानी इतनी पुरानी है। ये बहुत ही लंबा वक्त है और हमारी आज की खोज यहीं से शुरू होती है। पर अब असली चौंकाने वाली बात सुनिए, हमारे इस 20 लाख साल लंबे इतिहास में से सिर्फ पिछले 5000 साल का ही कोई रिटन रिकॉर्ड मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि इंसानी इतिहास का पूरा 99% हिस्सा बस यूं ही बिना किसी लिखा पढ़ी के गुजर गया। कमाल है ना? तो सवाल ये खड़ा होता है कि भाई अगर 99% हिस्सा लिखा ही नहीं गया तो उस दौर का ज्ञान, उस समय के आइडियाज, वो हम तक आज पहुंचे तो पहुंचे कैसे? ये तो एक बहुत बड़ी पहेली है। तो इस पहेली का जवाब पता है कहाँ है? वो लिखी हुई किताबों में नहीं, बल्कि कहीं सुनी कहानियों में छिपा है। उस जमाने में नॉलेज को, ज्ञान को बोरिंग फैक्ट्स की तरह नहीं, बल्कि यादगार किस्से कहानियों के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता था। और ये समझना बहुत आसान है। खुद ही सोचिए, स्कूल में पढ़ी कोर्स की किताबें कितनी याद रहती हैं? ज्यादा नहीं है ना? पर कोई मजेदार फिल्म या एक अच्छी सी कहानी, वो तो सालों साल जहन में ताजा रहती है। बस यही तो जादू है कहानियों का। उनमें किसी भी जानकारी को यादगार बनाने की गजब की ताकत होती है। तो ये प्रोसेस काम कैसे करता था? देखिए, सबसे पहले कोई बड़ी घटना हुई या कोई नया आइडिया आया, फिर उसे एक दिलचस्प कहानी का रूप दे दिया गया। इसके बाद वो कहानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सुनाई जाने लगी, और बस इसी तरह उस कहानी के अंदर छिपा जो असली ज्ञान था वो सदियों तक महफूज रहा। तो चलिए अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। हम बात करने वाले हैं विष्णु के दशावतार और डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बीच की कुछ ऐसी समानताओं की जो सच में हैरान कर देती हैं। एक तरफ डार्विन की थ्योरी क्या कहती है कि धरती पर जिंदगी की शुरुआत पानी में हुई, और दूसरी तरफ दशावतार का सबसे पहला अवतार कौन सा है? मत्स्य, यानी मछली। है ना एक कमाल का कनेक्शन? यहीं से कहानी शुरू होती है। तो इवोल्यूशन में अगला स्टेप क्या था? वो था एम्फिबियंस का आना, यानी ऐसे जीव जो पानी से निकलकर जमीन पर भी रह सकते थे। और अब दशावतार को देखिए, दूसरा अवतार है कूर्म, यानी कछुआ, एक ऐसा जीव जो पानी और जमीन दोनों ही जगहों पर आराम से रहता है। इसके बाद क्या हुआ? जीवन पूरी तरह से जमीन पर आ गया। ऐसे जानवर आए जो सिर्फ हवा में सांस लेते थे। और जरा देखिए, दशावतार का तीसरा अवतार कौन है? वरा, यानी जंगली सुअर, एक ऐसा जानवर जो पूरी तरह से जमीन पर ही रहता है। ये जो पैटर्न बन रहा है ना, ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। पर सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई गहरा मतलब है? चलिए इसे समझने के लिए वराह अवतार की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और इसके छिपे हुए मतलब को खोजते हैं। तो कहानी कुछ यूं है कि एक राक्षस पृथ्वी को खींचकर क्षीर सागर में ले जाकर डुबो देता है। तब वराह अवतार प्रकट होते हैं, उस राक्षस से लड़ते हैं और अपने दांतों पर पृथ्वी को उठाकर पानी से बाहर ले आते हैं। अब इस कहानी को एक और नजरिए से देखा जा सकता है, एक मेटाफर यानी रूपक के तौर पर। मतलब किसी गहरी बात को एक सिंबॉलिक कहानी के जरिए कहना। तो ये जो कहा जाता है कि ये इस बात का रूपक वर्णन है कि जीवन जमीन पर आया, इसका क्या मतलब हुआ? क्या पृथ्वी को पानी से बाहर निकालना इस बात का प्रतीक है कि जिंदगी पानी से निकलकर जमीन पर आई? और बस यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ रुक जाते हैं। क्या ये प्राचीन कहानियां, ये मिथक सिर्फ मनगढ़ंत किस्से हैं, या फिर यह हमारे पूर्वजों का एक तरीका था साइंस के बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को इन कहानियों के रूप में सहेज कर रखने का, ताकि वो हम तक पहुंच सकें? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है।